नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती और स्कूल व्याख्याता भर्ती में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा हिंदी साहित्य का आदिकाल। और आदिकाल, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसमें हम चर्चा करने वाले हैं PYQ, यानी आदिकाल से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर्स के जो प्रश्न हैं, यानी पिछली भर्तियों में जो प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को लेकर के। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना है? आचार्य शुक्ल ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना है? तो इसका सही उत्तर होगा शुद्ध श्रृंगारी कवि। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको हिंदी का प्रथम कवि स्वीकारते हैं? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको हिंदी का प्रथम कवि स्वीकारते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अब्दुल रहमान। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकारते हैं। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि अब्दुल रहमान की रचना का नाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, हिंदी में नख सिख परंपरा का आरंभ किस रचना से हुआ? हिंदी में नख सिख परंपरा का आरंभ किस रचना से हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा राहुल वेल से। और मित्रों, याद रखिएगा कि राहुल वेल की रचना रोड़ा कवि ने की है और यह एक चंपू काव्य कृति है। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि चंपू काव्य किसे कहते हैं? इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, किसने जैन कवि शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है? किसने जैन कवि शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। अगला प्रश्न, सर्वाधिक प्रमाणिक पृथ्वीराज रासो की प्रतिलिपि के संपादक कौन है? सर्वाधिक प्रमाणिक पृथ्वीराज रासो की प्रतिलिपि के संपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा माता प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह सेंगर ने। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? यानी राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। बात करें आज के अगले प्रश्न की, करकंड चरित्र के रचनाकार कौन है? करकंड चरित्र के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कनकामर मुनि। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। और मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई को माना है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह सरोज। और मित्रों, शिव सिंह सरोज की जो रचना है ये शिव सिंह सेंगर ने की है और इसकी रचना 1883 ईस्वी में हुई है। मित्रों, याद रखिएगा कि शिव सिंह सरोज का जो ग्रंथ है ये हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। तो मित्रों, आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया? आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न, आदिकाल को पुरानी हिंदी काल कहकर के किसने पुकारा है?
आदिकाल को पुरानी हिंदी काल कहकर के किसने पुकारा है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला प्रश्न, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वाधिक सहायता किस ग्रंथ से ली है? कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वाधिक सहायता किस ग्रंथ से ली है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह सरोज ग्रंथ से। अगला प्रश्न, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के कौन से अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के कौन से अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है? तो इसका सही उत्तर होगा 12वें अध्याय में। और मित्रों याद रखिएगा कि इस ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों का उल्लेख किया गया है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, किसके द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा है? यानी किसके द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का। अगला प्रश्न, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा के लेखक कौन हैं? राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मोतीलाल मेनारिया। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में आदिकाल को क्या नाम दिया? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में आदिकाल को क्या नाम दिया? तो इसका सही उत्तर होगा जयकाल। और मित्रों बताना है कि डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कुवलय माल कहा। और मित्रों कुवलय माल कहा के रचयिता उद्योतन सूरी है। अगला प्रश्न, जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न, परमाल रासों का सर्वप्रथम आल्हा खंड नाम से प्रकाशन किसने करवाया था? कि परमाल रासों का सर्वप्रथम आल्हा खंड नाम से प्रकाशन किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो ने अपने किस ग्रंथ में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से लिखा है? अमीर खुसरो ने अपने किस ग्रंथ में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा नूह सिपहर में। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, विद्यापति ने अपनी किस कृति को कहानी कहा है? विद्यापति ने अपनी किस कृति को कहानी कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा कीर्ति लता को। और मित्रों इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा अवहट्ट है, और कीर्ति पताका की बात करें तो इसकी भाषा अपभ्रंश है। अगला प्रश्न, जय मयंक जस चंद्रिका जिसकी रचना 1186 ईस्वी में हुई, कि जय मयंक जस चंद्रिका रासो साहित्य के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मधुकर कवि। अगला प्रश्न, सबदी, प्राण सांकली, आत्मबोध, नरवय बोध और पद आदि रचनाओं के रचयिता कौन हैं? सबदी, प्राण सांकली, आत्मबोध, नरवय बोध और पद आदि रचनाओं के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गोरखनाथ। अगला प्रश्न, गोरखनाथ की रचनाओं का संग्रह गोरख बानी नाम से किसने किया है? कि गोरखनाथ की रचनाओं का संग्रह गोरख बानी नाम से किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा 1942 में पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। अगला प्रश्न,
हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने साहित्य इतिहास की समय सीमा क्या रखी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने साहित्य की समय सीमा क्या रखी है? तो इसका सही उत्तर होगा 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी। अगला प्रश्न, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा नाथ संप्रदाय में। अगला प्रश्न, वर्ण रत्नाकर यानी मैथिली में रचित व्याकरण, तो वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ज्योतिश्वर ठाकुर। अगला प्रश्न, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? तो इसका सही उत्तर होगा विद्यापति को। अगला प्रश्न, खुमान रासों की प्रमाणिक प्रति किस संग्रहालय में संग्रहित है? खुमान रासों की प्रमाणिक प्रति किस संग्रहालय में संग्रहित है? तो इसका सही उत्तर होगा पुणे संग्रहालय में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है इसका सूत्रपात किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा गारसाद तासी ने। और मित्रों याद रखिएगा कि गारसाद तासी एक फ्रेंच विद्वान थे। अगला प्रश्न, गारसाद तासी के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? गारसाद तासी के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। यानी गारसाद तासी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया उस ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। और मित्रों याद रखिएगा कि यह ग्रंथ 2 भागों में प्रकाशित है। यानी यह जो ग्रंथ है ये 2 भागों में प्रकाशित है। इसका जो प्रथम भाग है या इसका प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 में हुआ, तो दूसरे भाग का जो प्रकाशन है वो 1847 ईस्वी में हुआ था। और यह जो ग्रंथ है ये वर्णानुक्रमी पद्धति में रचित है कि इसमें जो वर्णमाला के अक्षर हैं उसमें उसके हिसाब से कवियों का जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के नाम दिए हुए हैं। तो मित्रों सबसे पहली बात तो ये कि द इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी ये किस भाषा में रचित है? ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में लिखा गया पहला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो हिंदी भाषा में लिखा गया है तो वह प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह सरोज। और मित्रों याद रखिएगा शिव सिंह सरोज के रचयिता शिव सिंह सेंगर है। यानी हिंदी भाषा में लिखने वाले हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शिव सिंह सरोज है, शिव सिंह सेंगर है जिन्होंने शिव सिंह सरोज नाम से ग्रंथ लिखा। और अब बात करें इसके रचना काल की कि शिव सिंह सरोज का रचना काल या उनका ये कब रचित ग्रंथ है? तो 1883 ईस्वी में। और मित्रों अब बात करें इससे संबंधित अन्य तथ्यों की तो इसमें लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र एवं कृतियों का परिचय दिया गया है। और अब बात करें कि यह ग्रंथ भी वर्णानुक्रमी पद्धति में रचित ग्रंथ है। अगला प्रश्न, किस इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किया गया? कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखे गए उनमें से वह कौन सा इतिहास ग्रंथ है जिसमें सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो ग्रंथ है इसमें सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया इसमें सबसे पहले काल विभाजन की ओर ध्यान दिया गया था। और मित्रों अब बात करें इसके रचना काल
कि इसकी रचना कब हुई, तो 1888 ईस्वी में, यानी 1888 ईस्वी में इसकी रचना हुई। इसके रचयिता की बात करें तो इसके रचयिता जॉर्ज ग्रियर्सन थे। और आपसे सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या हो है, तो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब मित्रों बात करें कि इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के एक विशेषांक, यानी बंगाल की एक पत्रिका में विशेषांक के रूप में। अब मित्रों बात करें कि इसमें भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है, कि इसी ग्रंथ में, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने, अगर सीधा प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है उसे स्वर्ण काल किसने कहा, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा है। अगला प्रश्न, मिस्र बंधु विनोद की रचना कब व किसके द्वारा की गई। मिस्र बंधु विनोद की रचना कब व किसके द्वारा की गई, तो इसकी सही उत्तर होगा, इस ग्रंथ की रचना 4 भागों में की गई है। यानी इस ग्रंथ की जो रचना है वो 4 भागों में, और प्रकाशन की अगर बात करें तो इसका 2 भागों में प्रकाशन हुआ। और मित्रों ये प्रश्न आया हुआ भी है कि मिस्र बंधु विनोद का प्रकाशन कितने भागों में हुआ, तो प्रकाशन 2 भागों में और रचना 4 भागों में। तो इसके जो प्रथम 3 भाग है उनका प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ, और चौथा जो भाग है उसका प्रकाशन 1934 में हुआ था। ये दोनों बातें आप याद रखिएगा कि प्रथम भाग, यानी प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हुआ, और जो चौथा भाग है उसका प्रकाशन 1934 में हुआ। इसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया गया है, कि मिस्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का विवरण है। और अब हम बात करें कि इस रचना किसने की, तो मिस्र बंधुओं ने। अब आपसे यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि जो मिस्र बंधु है उनमें कौन शामिल नहीं है। तो जो मिस्र बंधु के नाम से प्रसिद्ध है उनमें एक तो श्याम बिहारी मिश्र, एक सुखदेव बिहारी मिश्र और एक गणेश बिहारी मिश्र। इन तीनों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ का नाम क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। अब रचना काल की बात करें कि इसका रचना काल कौन सा है, यानी इसका जो समय है वो कब है, तो ये 1929 ईस्वी में इसकी रचना की गई, यानी ये प्रकाशित हुआ। और मित्रों याद रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, यह ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, और यह ग्रंथ विधेयवादी पद्धति में रचित है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के रचयिता कौन है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अब मित्रों बात करें इसके प्रकाशन वर्ष की, तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ, और इसमें 693 ईस्वी से 1693 के बीच का जो कालखंड है उसका विवेचन किया गया है, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ, आचार्य रामकुमार वर्मा के ग्रंथ में जो समय सीमा है वो कब से है। अगर शुरुआत की बात करें तो 693, और अंतिम जो समय दिया हुआ है वो 1693। और मित्रों यह एक अधूरा ग्रंथ है, यानी यह अधूरा ग्रंथ है, इसमें केवल भक्ति काल तक ही विवेचन किया गया है, आगे यह ग्रंथ लिखा नहीं गया। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ के रचयिता कौन है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इस ग्रंथ के रचना काल की बात करें तो 1965 में ये रचित है। और मित्रों इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है, यानी जितने भी इतिहास लिखे उन सब में अलग अलग कालखंडों में बांटा गया है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। और दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति की बात करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास में
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति अपनाई और ये गणपति चंद्र गुप्त ने केवल 3 ही कालखंडों में विभाजन किया है, यानी अपने इतिहास ग्रंथ को 3 भागों में विभाजित किया, जिसमें प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में हिंदी साहित्य का काल विभाजन कितने खंडों में किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का काल विभाजन कितने खंडों में किया? तो इसका सही उत्तर होगा 12 खंडों में। और मित्रों याद रखिएगा, इन सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। ग्रियर्सन ने किया, लेकिन उन्होंने 12 खंडों में कर दिया, जो विवादित रहा। और अब बात करें कि ये 12 खंड कौन कौन से। सबसे पहला चारण काल, जो 700 से लेकर के 1300 ईस्वी तक का समय माना जाता है। इसके बाद में दूसरा जो काल है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरे कालखंड की बात करें तो जायसी और उनकी कविता। चौथे खंड की बात करें तो ब्रज का कृष्ण काव्य। और अगर 5वें खंड की बात करें तो यह है मुगल दरबार। छठवां तुलसीदास। और 7वें खंड की बात करें तो रीतिकाल, जो 1580 से लेकर के 1692 ईस्वी तक इन्होंने माना है। अगला जो खंड है वो है तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती कवि, और इसमें उन्होंने 1600 से लेकर के 1700 तक की सीमा निर्धारित की है। अगले खंड की बात करें तो 18वीं सदी जिसमें 1701 से लेकर 1800 ईस्वी तक माना है। और अगला जो खंड है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और इसके बाद आगे का जो काल है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। और अंतिम जो कालखंड है वह है विविध अज्ञात कवि। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस प्रकार है? कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है वो किस प्रकार है, या उन्होंने हिंदी साहित्य के कालखंडों को कितने भागों में विभाजित किया? तो इसका सही उत्तर होगा 4 भागों में। और इसे तो आप विशेष रूप से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से सीधा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि उन्होंने आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी है, या भक्ति काल की समय सीमा क्या है। तो इन सभी की समय सीमा आप याद रखिएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि इन्होंने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति अपनाई। आदिकाल, इन्होंने सबसे पहला जो काल है उसे आदिकाल कहा, और सर्वप्रथम इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था, जो एक विवाद का विषय रहा। अब आदिकाल की समय सीमा की बात करें तो विक्रम संवत 1050 से लेकर के 1375 तक का ये समय रहा। इसके बाद दूसरे काल की बात करें तो पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल भी कहा जाता है, और ये विक्रम संवत 1375 से लेकर के 1700 तक इसकी समय सीमा मानी जाती है। मित्रों ईस्वी का याद जरूर रखिएगा, क्योंकि आचार्य शुक्ल का जो काल विभाजन है वो विक्रम संवत में है, और अगर आपने विक्रम संवत की जगह ईस्वी सन को अगर चुन दिया तो आपका प्रश्न गलत माना जाएगा। तीसरा कालखंड है उत्तर मध्यकाल, और उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीतिकाल भी कहा है, जिसका समय विक्रम संवत 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक रहा। और आधुनिक काल यानी चौथा जो काल है उसे आधुनिक काल, और इन्होंने गद्य काल भी इसे कहा है। इसके समय की बात करें तो ये विक्रम संवत 1900 से अब तक माना जाता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसा देतासी था, निर्विवाद है, ये किसका कथन है? कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसा देतासी था, यह निर्विवाद है, ये किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा का। अगला प्रश्न, गारसा देतासी के ग्रंथ में कितने कवियों व लेखकों का वर्णन है? कि गारसा देतासी के ग्रंथ में कितने कवियों व लेखकों का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा 738 कवि। यानी गारसा देतासी ग्रंथ में जो कवियों और लेखकों का जो वर्णन है इसमें 738 और कवियों और लेखकों का वर्णन है। इनमें हिंदी कवियों की संख्या की बात करें तो इसमें केवल 72 ही हिंदी कवि और लेखक हैं। तो ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
जॉर्ज गिरियर्सन के ग्रंथ में कितने कवियों का वर्णन है? जॉर्ज गिरियर्सन के ग्रंथ में कितने कवियों का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा 952 कवि। और मित्रों याद रखिएगा कि इसमें केवल हिंदी कवियों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदि प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत जॉर्ज गिरियर्सन है, यह किसका कथन है? कि हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदि प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत जॉर्ज गिरियर्सन है, यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा नलिन विलोचन शर्मा का। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के किस लेखक ने काल विभाजन एवं नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास किया था? कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में किस लेखक ने सर्वप्रथम काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास किया? तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज गिरियर्सन ने। अगला प्रश्न, तज़किरा ई सूराई हिंदी ग्रंथ में पहली बार कालक्रम का ध्यान रखा गया किंतु नामकरण का प्रयास नहीं, किसके रचयिता कौन हैं? यानी इसके रचयिता कौन हैं? कि तज़किरा ई सूराई हिंदी, ये ऐसा ग्रंथ जिसमें कालक्रम का ध्यान तो रखा गया लेकिन नामकरण का प्रयास नहीं किया गया। तो जो तज़किरा ई सूराई हिंदी जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मौलवी करीमुद्दीन। अगला प्रश्न, हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गंगा प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा ग्रंथ है के लेखक कौन हैं? यानी हिंदी साहित्य का इतिहास नाम की एक ग्रंथ है जो एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा है। तो इस हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। मित्रों याद रखिएगा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा है। और रमाशंकर शुक्ल ये इनका पूरा नाम है, रसाल इनकी उपाधि है। अगला प्रश्न, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा के लेखक कौन हैं? राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मोतीलाल मेनारिया। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा श्री कृष्णलाल। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है? किस ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी पुस्तक साहित्य। और मित्रों याद रखिएगा कि हिंदी पुस्तक साहित्य के रचयिता डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त है। अगला प्रश्न, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को क्या नाम दिया है? कि डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को क्या नाम दिया? तो इसका सही उत्तर होगा जयकाल। और मित्रों इन्होंने रीतिकाल को कलाकाल भी कहा है, ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाए कि हिंदी रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रसाल कलाकाल, रसाल जयकाल। अगला प्रश्न, रीति कालोत्तर युग को नवीन विकास का काल किसने कहा? कि रीति कालोत्तर युग को नवीन विकास का काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। अगला प्रश्न, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 1857 ईस्वी से। अगला प्रश्न,
हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न, आदिकाल को संधि चारण काल नाम किसने दिया? आदिकाल को संधि चारण काल, मित्रों ये चरण लिखा हुआ है तो इसे आप चारण पढ़िएगा। आदिकाल को संधि चारण काल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न, जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई? कि जैन साहित्य में जो राम कथा लिखी गई उसको लिखने वाले स्वयंभू थे, तो स्वयंभू ने जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा पाउम चरिवु। अगला प्रश्न, खुमान रासों की प्रामाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? खुमान रासों की प्रामाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा पुणे संग्रहालय में। अगला प्रश्न, गौरी शंकर सत्येंद्र द्वारा लिखे गए 7 निबंधों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? गौरी शंकर सत्येंद्र द्वारा लिखे गए 7 निबंधों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा साहित्य की झांकी। अगला प्रश्न, 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं? 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गोसाई गोकुलनाथ। अगला प्रश्न, कालिदास हजारा ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? कालिदास हजारा ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कालिदास त्रिवेदी। और मित्रों याद रखिएगा कि इस पुस्तक में यानी कालिदास हजारा में 212 कवियों की 1000 कविताओं का इसमें संग्रह किया गया है। तो मित्रों, आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया? आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न, अब देखिएगा विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का जो नामकरण है वो किस प्रकार किया गया है। यानी आदिकाल को संधिकाल चारण काल नाम किसने दिया? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर होगा रामकुमार वर्मा। यानी रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल चारण काल नाम दिया है। और आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? यानी आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और मित्रों याद रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आदिकाल को वीर गाथा काल जो नाम दिया गया है, इसी के आधार पर ये जो काल है ये सबसे ज़्यादा विवादित रहा है। यानी आचार्य शुक्ल का जो काल विभाजन है उसमें वीरगाथा काल जो नाम है ये सबसे विवादित विषय रहा। अब आपसे एक प्रश्न कि ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास की शुरुआत कब से मानी है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। अगला प्रश्न, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है? आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा मिस्र बंधु। और मित्रों आप हमें कमेंट्स में इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि मिस्र बंधु नाम से जो 3 भाई थे उनके नाम क्या क्या हैं, क्योंकि इनकी चर्चा हमने पहले वाली क्लास में कर दी है, तो आप उनके नाम हमें कमेंट्स में बताइएगा। अगला प्रश्न, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? यानी हिंदी साहित्य का प्रथम युग आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और डॉक्टर नगेंद्र। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है। अगला प्रश्न, बीज वपन काल यानी आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद
द्विवेदी। मित्रों याद रखिएगा, एक तो इनके नाम और एक इनके नाम देने वाले जो विचारक हैं उनको, क्योंकि ये कूट भाषा का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, सीधा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, फिर कौन सा असंगत है यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए सभी का काल विभाजन का एक तो जैसे बीज वपन काल किसने दिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर नगेंद्र। तो इनको आप विशेष रूप से याद रखिएगा। आदिकाल को वीरकाल नाम किसने दिया, आदिकाल को वीरकाल नाम किसने दिया, तो इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा, तो इसका सही उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन ने। और मित्रों राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या है, ये इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। और आपको बता दें कि राहुल सांकृत्यायन को महापंडित की उपाधि भी दी गई थी, क्योंकि इन्हें विभिन्न भाषाओं का ज्ञान, अनेक भाषाओं का ज्ञान होने के कारण इन्हें महापंडित भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला प्रश्न, आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा है, आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ ने। और मित्रों अगला प्रश्न, आदिकाल को शून्यकाल नाम किसने दिया, आदिकाल को शून्यकाल नाम किसने दिया, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। अगला प्रश्न, और आदिकाल को पुरानी हिंदी यानी आदिकाल को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी है, तो इसका सही उत्तर होगा विक्रम संवत 1700 से विक्रम संवत 1900 तक। अगला प्रश्न, अब अगला प्रश्न है, विभिन्न विद्वानों द्वारा रीतिकाल का नामकरण, यानी विभिन्न विद्वानों द्वारा रीतिकाल को क्या क्या नाम दिया गया। अगर सबसे पहला प्रश्न कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है, तो इसका सही उत्तर होगा मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है, तो इसका सही उत्तर होगा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अगला प्रश्न, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है, मित्रों ये श्रृंगार है ना, टाइपिंग में सही नहीं लिखा जा रहा था, श्रृंगार लिखा जाएगा सीधा, इसमें ये रह नहीं आएगा, यानी श्रृंगार शुद्ध रूप से ऐसे लिखा जाएगा। तो श्रृंगार काल को यानी रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। अगला प्रश्न, रीतिकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया, रीतिकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया, तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल किसने कहा है, रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल किसने कहा, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, विभिन्न विद्वानों द्वारा आधुनिक काल का नामकरण, यानी विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल को जो नाम दिया गया है, हम उसकी बात करें तो आदिकाल को सर्वप्रथम यानी आदिकाल को गद्य काल किसने कहा है, आदिकाल को गद्य काल किसने कहा, तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, आदिकाल को वर्तमान काल किसने कहा है, आदिकाल को वर्तमान काल किसने कहा, तो इसका सही उत्तर होगा मिश्र बंधुओं ने। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, आदिकाल को यानी आधुनिक काल को, मित्रों ये आधुनिक काल है, आधुनिक काल को वर्तमान काल मिश्र बंधुओं ने कहा। और आधुनिक काल को आधुनिक काल किसने कहा है, आधुनिक काल को
आधुनिक काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है, अब हिंदी साहित्य का आरंभ विभिन्न विद्वानों के अनुसार, यानी हिंदी साहित्य का आरंभ विद्वानों के मतानुसार अलग अलग है, यानी एक सभी विद्वान इसमें एक मत नहीं है, तो उन्होंने अलग अलग अपने विचार जो दिए तो उसके अनुसार। तो सबसे पहले बात करें, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदि हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो इसका सही उत्तर होगा 693 ईस्वी से। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन ने यानी हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ कब से माना है? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वो कब से माना? 769 ईस्वी से। और जॉर्ज गिरियर्सन की बात करें तो कि जॉर्ज गिरियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना? तो इसका सही उत्तर होगा 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसका आरंभ मिस्र बंधुओं ने कब से माना है? तो 643 ईस्वी से 1389 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ कब से माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ कब से माना? तो विक्रम संवत 1050 से 1375 तक। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना? तो इसका सही उत्तर होगा 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र यानी डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ कब से माना? तो 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। अब बात करें अगले प्रश्न की, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना? तो इसका सही उत्तर होगा 1184 ईस्वी से। अगला प्रश्न, विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि, यानी विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि, यानी सभी विद्वानों ने अपने अपने रचनाओं में हिंदी का प्रथम कवि के विषय में लिखा, तो उन्होंने अलग अलग हिंदी के प्रथम कवि स्वीकार किया है। तो सबसे पहले बात करें कि हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को किसने माना है, यानी स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगले प्रश्न की बात करें कि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो राहुल सांकृत्यायन व डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न, पुष्य या पुंड को यानी पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? या फिर प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? तो पुष्य या पुंड को, या पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? शिव सिंह सेंगर ने। अगला प्रश्न है, राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया है? राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, यानी अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, विद्यापति यानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? यानी हिंदी का प्रथम कवि विद्यापति को किसने माना है? अपना प्रश्न है कि विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो ये तो था विभिन्न विद्वानों के अनुसार, लेकिन सर्वमान्य मत के हिसाब से देखा जाए तो हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। और सरहपा की कोई रचना उपलब्ध नहीं होने की, यानी कोई भी प्रबंध रचना उपलब्ध नहीं होने के कारण पर हिंदी की प्रथम रचना देवसेन कृत श्रावकाचार को माना जाता है। यानी प्रथम रचना श्रावकाचार और प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में।
और अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।